अध्याय 45 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भाग 2। बगीचे के अंदर उन दोनों को बाहर जाते हुए देखने के बाद नकुल जल्द ही सामान्य हो गया। वह मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचना और बाहरी दुनिया का पता लगाना चाहता था। सनफेदर सिटी जैसा एक छोटा शहर उसे बांध नहीं पाएगा। नकुल ने तब से केवल साधना पर ध्यान केंद्रित किया, फिंगर कौशल और मूवमेंट कौशल का प्रशिक्षण लिया, फिर आंतरिक शक्ति कौशल और शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों पर गया। वह नहीं जानता था कि युवा पीढ़ी के प्रतिभाओं को जीनियस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण मिला था। निमंत्रण सनफेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की से आया था, इसलिए सभी युवा अपने कौशल दिखाने के लिए तैयार थे। उसी रात बाद में आशु शॉ, इस्मीन शॉ, निशा शॉ, अलका सभी को उनके निमंत्रण मिले। हर कोई निमंत्रण प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। जाहिर है, जिन लोगों को चुना जा सकता था उन्हें कम से कम चौथी रैंक पर होना था। नकुल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तनु अपने घर में बेचैनी से घूम रही थी, सोच रही थी कि क्या उसे यह खबर बतानी चाहिए। निमंत्रण भेजे जाने के तीसरे दिन नकुल अपनी आंखें बंद करके जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था। उसके शरीर से अचानक एक बेलगाम आभा निकली। हुटिल्ड बल ने दृष्टि में सब कुछ पार कर लिया, खिड़कियों को खड़खड़ा दिया और कुर्सियों को उड़ा दिया। युवक की आंखें अचानक खुल गईं और बिजली के दो चाप उनसे चमकते हुए लगे। मेरी आंतरिक शक्ति छठी रैंक पर पहुंच गई है। उसकी आंखों में उत्साह और खुशी चमकी, लेकिन तुरंत ही उसने विदरिंग वुड तकनीक को प्रसारित किया और इसे 5वीं रैंक तक दबा दिया। उसकी आंतरिक शक्ति इतनी तेजी से छठी रैंक पर क्यों पहुंची, इसका कारण गुफा थी। यहां तक कि मेटल वॉल तकनीक भी अब 5वें स्तर से केवल आधा कदम दूर थी। एक बार जब मेटल वॉल तकनीक 5वीं रैंक पर पहुंच जाती थी तो किसान के पास न केवल स्टील का शरीर होता था, वे केवल अपने शरीर से हथियारों को भी तोड़ सकते थे। इसका मतलब यह भी था कि जो लोग नकुल से कमज़ोर थे वे पीछे हटने से खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। इस समय उसकी मेटल वॉल तकनीक 5वें स्तर के बहुत करीब थी और उसकी साधना लगभग छठी रैंक पर थी। मेरी साधना का स्तर और मेटल वॉल तकनीक अगले 2 दिनों में या तो टूट जाएगी। नकुल उम्मीदों से भरा था। मार्शल पद की छठी रैंक और मेटल वॉल तकनीक का 5वां स्तर। नकुल को विश्वास था कि अगर वह उनमें से किसी से भी लड़ता तो वह शॉ संप्रदाय के भीतर किसी भी शिष्य को हरा सकता था। उसी दिन शॉ संप्रदाय के भीतर एक पुराने लेकिन शानदार बगीचे के अंदर मार्शल पद की छठी रैंक, जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे ज्यादा तेज। नीरज शॉ अपने सामान्य सोने के लबादे में पहने हुए खड़ा था और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा बढ़ गई। उसने एक हावी होने वाली आभा जारी की और कुछ मीटर के दायरे में सब कुछ टुकड़ों में फट गया। बुरा नहीं है, तुम केवल 18 साल के हो और तुम छठी रैंक पर पहुंच गए हो। ये सनफेदर सिटी के रिकॉर्ड को तोड़ता है। संप्रदाय के प्रमुख राजेंद्र शॉ ने उसे अनुमोदित रूप से देखा। अगर मेरे पास 1000 साल का रक्त पौधा नहीं होता और मेरे सौतेले पिता ने आंतरिक शक्ति न स्वप्न तकनीक नहीं की होती तो मैं इतनी जल्दी छठी रैंक तक नहीं पहुंच पाता, नीरज शॉ ने विनम्रता से स्वीकार किया। हालांकि वह छठी रैंक पर पहुंच गया था, फिर भी वह अपने सौतेले पिता की तुलना में छोटा और छोटा था। छठी और 7वीं रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, ठीक तीसरी और चौथी रैंक की तरह। 10 किसानों में से केवल एक चौथी रैंक पर पहुंचता था और छठी रैंक के किसानों में से उनमें से 100 में से केवल एक 7वीं रैंक पर पहुंचता था। इसके बाद तुम्हें मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जीनियस शिखर सम्मेलन करीब है, तुम्हें शॉ संप्रदाय के लिए कुछ सम्मान कमाना चाहिए, राजेंद्र शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो सौतेले पिता, सिद्धार्थ ग्रिफिन के अलावा कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। और अफवाहों के अनुसार सिद्धार्थ ग्रिफिन केवल चरम 5वीं रैंक पर है। उसे हराने का मेरे पास कम से कम 60% मौका है, नीरज शॉ ने आत्मविश्वास से कहा। समय तेजी से बीता। जीनियस शिखर सम्मेलन तक के दिन करीब और करीब आते गए। जैसे जैसे शिखर सम्मेलन करीब आता गया, सनफेदर सिटी ज्यादा से ज्यादा व्यस्त होता गया। कुछ लोग सिर्फ सबसे सुंदर लड़की की आकृति को देखने के लिए आए। इस समय ये जानकारी कि नीरज शॉ छठी रैंक पर पहुंच गया था सनफेदर सिटी में आग की तरह फैल गई। इसने जाहिर तौर पर अनगिनत युवाओं को चौंका दिया और 3 प्रमुख शक्तियों में लहरें पैदा कर दीं। मार्शल पद की छठी रैंक, उन युवाओं के लिए यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। सनफेदर सिटी में नीरज शॉ से तुलनीय कोई नहीं था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि नीरज शॉ ही एकमात्र नहीं था जो छठी रैंक पर पहुंच गया था। शॉ संप्रदाय के एक बगीचे में एक युवक हवा में चलना शुरू कर दिया। उसकी आफ्टर इमेजेस पूरे क्षेत्र में धुंधली हो गईं। टेंग, नकुल का शरीर एक पत्ते की तरह हल्के से जमीन पर उतरा। अगर कोई करीब से देखता तो उन्हें एहसास होता कि नकुल की आकृति अब और भी सीधी थी। उसका शरीर एक औसत वयस्क की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा था, भले ही वह केवल 14 साल का था। उसकी साधना और मेटल वॉल तकनीक दोनों 7 दिन पहले ही टूट गए थे। उस समय उसे पूरी तरह से विश्वास था कि सनफेदर सिटी में कोई भी उसका विरोधी नहीं होगा।
वह पिछले कुछ दिनों से स्टार फिंगर और लाइटली माइक्रोस्टेप से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। लाइटली माइक्रोस्टेप चरम स्तर पर पहुंच गया था। अब नकुल ने स्टार फिंगर पर ध्यान केंद्रित किया। उसके स्टार फिंगर को आखिरकार तीसरी ग्रेड तक प्रशिक्षित किया गया था। हुक्यूई, नकुल की दूसरी उंगली ने हवा में एक आफ्टर इमेज छोड़ दी। हे, नकुल ने अपनी ची को एक बिंदु में संघनित किया और उसके चारों ओर की हवा कांपती हुई लगी। शुवा टिल्ड, अंधेरी रात में उसकी आंतरिक शक्ति से बनी तारा तुरंत गायब नहीं हुआ। इसके बजाय इसने आकाश में एक निशान छोड़ दिया, पीछे एक सुंदर चाप छोड़ दिया। ये चाल स्टार फिंगर की हत्या की चाल थी। 1 पॉइंट स्टार फिंगर। 1 पॉइंट स्टार फिंगर की शक्ति एक चरम स्तर पर पहुंच गई थी। एक बार जब इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाता था तो वह उसी रैंक के किसी को भी हरा सकता था, और यह कौशल शरीर को मजबूत करने वाली तकनीकों को भी दबा देता था। नकुल का मानना था कि 7वीं रैंक के तहत ज्यादा लोग इस चाल को रोकने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 1 पॉइंट स्टार फिंगर के भी नुकसान थे। पहला पूर्णता दर थी। 1 पॉइंट स्टार फिंगर का सफलतापूर्वक उपयोग करने का केवल 20 से 30% मौका था, क्योंकि वह केवल तीसरी ग्रेड पर पहुंचा था। दूसरा, इसमें शामिल खतरा था। अगर वह विफल होता तो उसकी केशिकाएं फट सकती थीं। उस समय एल्डरशॉ का स्टार फिंगर इसी खतरे के कारण केवल तीसरी ग्रेड पर पहुंचा था। अगर मुझे अपनी बाईं आंख का उपयोग करना है तो मुझे इसका सफलतापूर्वक उपयोग करने का 40 से 50% मौका मिलेगा, और मेरी उंगली को घायल करने की विफलता का मौका केवल 10% है, नकुल ने विश्लेषण किया। जाहिर है, जैसे जैसे उसकी ग्रेड बढ़ती, सफलता दर भी बढ़ेगी। तीसरी ग्रेड के चरम पर पहुंचने पर ज्यादा लोगों के पास 40 से 50% मौका होगा। चौथी ग्रेड पर 70 से 80% मौका था, और 5वीं ग्रेड पर 100% सफलता दर थी। जहां तक छठी ग्रेड या उससे ज्यादा का सवाल था, नुकसान 1 पॉइंट स्टार फिंगर तक सीमित नहीं था। अगर किसी के पास होली मार्शल आर्ट नहीं थी तो वे गए। लेकिन यह अभी भी नकुल के लिए बहुत दूर था। वह वाकई चौथी ग्रेड की उम्मीद कर रहा था। युवा मास्टर नकुल, आपको एक निमंत्रण मिला है, एक नौकर बाहर से आया और सम्मानपूर्वक कहा। नकुल को अजीब लगा और उसने एज्योर कागज पर शब्द देखे, जीनियस शिखर सम्मेलन। जीनियस शिखर सम्मेलन। नकुल को इस शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पत्र के नीचे कुछ छोटे शब्द थे। आयोजक ओलिविया लैम्बर्ट। नकुल को लगा कि यह नाम परिचित था। यह ओलिविया लैम्बर्ट कौन है? नकुल ने आवेग में पूछा। युवा मास्टर नकुल, ओलिविया लैम्बर्ट सनफेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की है और वह 4 महान प्रतिभाओं में से एक भी है। नौकर ने भावहीन रहने की कोशिश की। ओलिविया लैम्बर्ट, सनफेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की। किसी को वह भी नहीं पता। जैसे ही नौकर चला गया, एक हल्की बैंगनी आकृति बगीचे में तैरने लगी। भाई नकुल, क्या आपको अभी अभी शिखर सम्मेलन से निमंत्रण मिला है? तनु के गालों पर डिंपल आकर्षक थे। ये जीनियस शिखर सम्मेलन क्या है? नकुल को अभी भी नहीं पता था कि यह क्या था। तुम्हें जीनियस शिखर सम्मेलन के बारे में नहीं पता? मैंने तो। तनु का मुंह खुला रह गया क्योंकि वह वहां हैरान खड़ी थी। वह थोड़ी गुस्से में भी थी। वह लैम्बर्ट परिवार में गई थी और सिर्फ उसके लिए एक और निमंत्रण का अनुरोध किया था। बहन तनु, जीनियस शिखर सम्मेलन क्या है? नकुल खुद को फिर से पूछने से रोक नहीं पाया। वह नहीं जानता था कि निमंत्रण कैसे व्यवस्थित किए गए थे। मूल रूप से नीरज शॉ के पास 5 सिफारिशें थीं, लेकिन उसने उनमें से एक भी नकुल को नहीं दी। तनु ने नकुल को इसके बारे में नहीं बताया। इसके बजाय वह सीधे लैम्बर्ट परिवार में गई और नकुल के लिए एक नया निमंत्रण प्राप्त किया। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसकी चिंता मत करो, तनु ने कहा और नकुल के बगीचे से चली गई। नकुल को अजीब लगा क्योंकि तनु गुस्से में लग रही थी। ये पहली बार था जब उसने उसे गुस्से में देखा था। जीनियस शिखर सम्मेलन, तो मैं जाकर इसे देखूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या सबसे सुंदर लड़की तनु से भी ज्यादा सुंदर है। नकुल को आखिरकार दिलचस्पी हुई। उसने पत्र खोला और उस पर जगह और समय लिखा हुआ था। क्या अच्छा नहीं? नकुल की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि शुरू होने का समय आज रात था। इस समय सूरज पहले ही ढल चुका था। केवल आधा घंटा बचा था। रुको तनु, मेरा इंतजार करो, नकुल चिल्लाया क्योंकि उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 46, सनफेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की। कुछ ही पलों में नकुल तनु से मिल गया, लेकिन तनु अभी भी गुस्से में लग रही थी क्योंकि उसने उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने गंतव्य की ओर जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी क्रिस्टल आंखें अभी भी चुपके से उसके बगल में युवक को देखती थीं। नकुल को आखिरकार लगा कि वह शांत हो गई है, इसलिए उसने फिर से जीनियस शिखर सम्मेलन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जीनियस शिखर सम्मेलन एक वार्षिक कार्यक्रम है और सभी प्रतिभाशाली युवाओं को एक निमंत्रण मिलता है। तनु ने स्थिति को समझाया। यह एक ऐसा कार्यक्रम था जहां युवा एक दूसरे से लड़ते थे और सनफेदर सिटी के 4 महान प्रतिभाओं को चुनते थे। जल्द ही दोनों शॉ संप्रदाय के मुख्य द्वार पर पहुंचे।
द्वार पर कुछ लोग खड़े थे, जिनमें नीरज शॉ, आशु शॉ और इस्मीन शॉ शामिल थे। बहन तनु, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीरज शॉ मुस्कुराया और अपनी आभा जारी की। छठी रैंक की आभा ने पास के अन्य शिष्यों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। नकुल और तनु दूसरों की ओर चले। शीर्ष 5 आंतरिक शिष्यों के अलावा निशा शॉ और अलका शॉ भी मौजूद थीं। तुम यहाँ क्यों हो? नकुल को यहाँ देखकर नीरज शॉ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? क्या भाई नीरज शॉ मेरा स्वागत नहीं करते? नकुल थोड़ा उत्सुक था। वह क्यों नहीं आ सकता था? उसके लिए जीनियस शिखर सम्मेलन में भाग लेना सामान्य होना चाहिए क्योंकि वह तीसरा सबसे मजबूत था। हे, नीरज शॉ ने अपनी आंखों में मजाक को छिपाया और उसने नकुल पर और ध्यान नहीं दिया। नकुल को एक बार फिर से उपेक्षित होने का एहसास हुआ। जो कुछ शिष्य मौजूद थे जैसे आशु शॉ और निशा शॉ कारण कुछ हद तक जानते थे। जीनियस शिखर सम्मेलन के लिए केवल एक निश्चित संख्या में स्थान थे और नीरज शॉ ने उनमें से एक भी नकुल को नहीं दिया था। नियमों के अनुसार अगर नकुल के पास निमंत्रण नहीं होता तो वह प्रवेश नहीं कर पाता। नीरज शॉ उसे अपमानित होते हुए देखना चाहता है। आशु शॉ और इस्मीन शॉ की आंखों में सहानुभूति थी। नकुल ने महसूस किया कि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था और जिस तरह से वे उसे देख रहे थे वह अजीब था। ठीक है, चलो चलते हैं, नीरज शॉ ने आदेश दिया। गंतव्य लैम्बर्ट परिवार के स्थान के पास यानबो झील है। तनु भूल गई और नकुल को चेतावनी दी जैसे कि वह खो जाएगा। जल्द ही एक छोटी झील दिखाई दी। झील के एक तरफ 1000 मीटर ऊंचा एक पहाड़ था। झील ने पहाड़ के आधे हिस्से को भी घेरा हुआ था। मिलने की जगह पहाड़ के शिखर पर थी। उनका छोटा समूह अपनी मूवमेंट कौशल का उपयोग करके पहाड़ पर दौड़ना शुरू कर दिया। पहाड़ के ऊपर कुछ लैम्बर्ट परिवार के शिष्यों की आकृतियां थीं। चूंकि आयोजक ओलिविया लैम्बर्ट थी तो ये जगह जाहिर तौर पर उनका क्षेत्र भी था। क्या आप सभी कृपया अपने निमंत्रण दिखा सकते हैं? लैम्बर्ट परिवार के 7 से 8 शिष्य एक लाइन में खड़े थे। ये युवा पुरुष सामान्य लोग नहीं थे, वे सभी प्रतिभाशाली लैम्बर्ट परिवार के शिष्य थे। उन सभी ने 5वीं रैंक या उससे ज्यादा हासिल कर ली थी और वे सभी 20 से 30 साल के थे। युवाओं ने सभी ने अपने निमंत्रण निकाले और उन्हें दे दिया। नीरज शॉ ने शॉ संप्रदाय के शिष्यों को चौकी में नेतृत्व किया। सबसे पहले नीरज शॉ था, फिर आशु शॉ, इस्मीन शॉ, आखिर में केवल नकुल और तनु बचे थे। इस समय नीरज शॉ के होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए क्योंकि उसने नकुल को देखा। यह मेरा निमंत्रण है। नकुल ने पत्र निकाला। हाँ, ये सही है। किसान ने सिर हिलाया और नकुल को अंदर जाने दिया। इस दृश्य ने नीरज शॉ की मुस्कान को जमा दिया। आशु शॉ और इस्मीन शॉ दोनों हैरान थे। क्या बकवास है? नकुल को निमंत्रण कैसे मिला? नकुल ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखीं। उसने सहज रूप से तनु को देखने के लिए अपनी आंखें घुमाईं, जिसने उसकी आंखों से बचकर जल्दी से अपना निमंत्रण दे दिया। 7 का समूह सफलतापूर्वक जगह में प्रवेश कर गया। नकुल उत्सुक था क्योंकि उसे लगा कि उसका निमंत्रण दूसरों से अलग था। तनु मुस्कुराई। अगर तुम जवाब जानना चाहते हो तो तुम्हें जीनियस शिखर सम्मेलन में पहले आना होगा। नकुल ने सिर हिलाया और इसके बारे में और नहीं सोचा। इस दृश्य ने नीरज शॉ को नकुल को ठंडे ढंग से देखने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि वह उसे चेतावनी दे रहा था। नकुल ने चेतावनी और शत्रुता महसूस की, लेकिन उसने इसे अपने दिल में नहीं लिया। वह अपनी वर्तमान ताकत के साथ नीरज शॉ से बिल्कुल नहीं डरता था। शॉ संप्रदाय के शिष्य जल्द ही एक मंडप में प्रवेश कर गए जहां नौकर उनके लिए चाय डालेंगे। वे जिस मंडप में थे वह खुले क्षेत्र के केंद्र के करीब था। 3 मंडप केंद्र के समान रूप से करीब थे। लैम्बर्ट, ग्रिफिन और शॉ परिवार, जो सन फेदर सिटी में सबसे बड़ी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। नकुल ने अपनी बाईं ओर के मंडप को देखा और उसने पाया कि उदय ग्रिफिन और आलोक ग्रिफिन भी वहां थे। आलोक ग्रिफिन पहले ही चरम चौथी रैंक पर पहुंच गया था और उदय ग्रिफिन अभी अभी 5वीं तक पहुंचा था। जाहिर है, उनकी खेती की गति नकुल और तनु की तुलना में धीमी थी। नकुल और तनु दोनों के साधना स्तर 5वीं रैंक तक पहुंच गए थे। कम से कम यह ऐसा ही लग रहा था और वे मौजूद सबसे युवा लड़ाके थे। ग्रिफिन परिवार के शीर्ष प्रतिभा को सिद्धार्थ ग्रिफिन कहा जाता है और वह 4 महान प्रतिभाओं का प्रमुख है। पिछले साल के शिखर सम्मेलन में अन्य 3 महान प्रतिभाएं उसकी 10 चालों को भी रोकने में सक्षम नहीं थीं, निशा शॉ ने धीरे से कहा। उसकी आंखों का पालन करते हुए नकुल की आंखें एक एजोर कपड़े पहने युवक पर टिक गईं जिसकी आंखें बंद थीं। नीले लबादे वाला युवक 16 और 17 साल के बीच का था और उसका एक सामान्य चेहरा था। वह सिद्धार्थ ग्रिफिन था और उसका साधना स्तर चरम 5वीं रैंक पर लग रहा था। सिद्धार्थ ग्रिफिन का सामना करते हुए यहां तक कि अहंकारी नीरज शॉ की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई। जब नकुल की बाईं आंख सिद्धार्थ ग्रिफिन पर टिकी तो वह खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक पाया। ये व्यक्ति बिल्कुल भी साधारण नहीं था। नीरज शॉ का सामना करते हुए नकुल को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन इस व्यक्ति का सामना करते हुए वह उससे निकलने वाले दबाव को महसूस कर सकता था।
नकुल की बाईं आंख वह देख सकती थी जो दूसरे नहीं देख सकते थे। जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ, सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंखें अचानक खुल गईं। जिस क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं, नकुल उसकी साफ पुतलियों को देख सकता था, तुरंत सामान्य चेहरे को एक सुंदर चेहरे में बदल दिया। सिद्धार्थ ग्रिफिन। नीरज शॉ ने सिद्धार्थ ग्रिफिन की ओर देखते हुए थूका। हालांकि सिद्धार्थ ग्रिफिन ने शॉ संप्रदाय के इस तथाकथित नंबर 1 शिष्य को नहीं देखा। इसके बजाय उसकी आंखें नकुल पर टिक गईं। बुरा नहीं है, आखिरकार कोई है जो मुझे दिलचस्प लगता है, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, नीरज शॉ को देखने की परवाह भी नहीं की। क्या? नीरज शॉ ने जबरदस्ती अपना गुस्सा दबा दिया। युवा पीढ़ी में किसी के पास भी उसे नीचे देखने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वह सिद्धार्थ ग्रिफिन पर गुस्सा नहीं हो पाया। आखिर सिद्धार्थ ग्रिफिन ने पिछले साल उसे 10 चालों में हरा दिया था। यह आदमी कौन है? सिद्धार्थ ग्रिफिन के लिए इतना महत्वपूर्ण होना। कई लोगों ने नकुल को देखा, जिसमें आलोक ग्रिफिन और उदय ग्रिफिन शामिल थे। आलोक ग्रिफिन की लड़ाई की इच्छा भड़क रही थी और उदय ग्रिफिन भी उम्मीद भरा लग रहा था। उस बच्चे की खेती की गति पौराणिक है, वह भी 5वीं रैंक पर पहुंच गया है। नीरज शॉ ने धोखा महसूस किया कि सिद्धार्थ ग्रिफिन ने नकुल को कितनी गंभीरता से देखा। सिद्धार्थ ग्रिफिन जाहिर तौर पर उसे अपनी आंखों में नहीं रख रहा था। सिद्धार्थ ग्रिफिन, तुम जल्द ही देखोगे कि तुम्हारा सच्चा विरोधी कौन होगा, नीरज शॉ ने खुद से ठंडी हंसी हंसी। रात होने पर ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे। मंडपों के अंदर प्रतिभाशाली युवा और उच्च दर्जे के मेहमान थे। लगभग 40 से 50 युवाओं को आमंत्रित किया गया था और दर्शकों की संख्या 100 के आसपास थी। अचानक हल्की बातचीत बाधित हो गई। देखो, ओलिविया लैम्बर्ट यहाँ है, सन फेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की। भीड़ ने चिल्लाया और फिर सन्नाटा छा गया। लाल कालीन पर एज्योर पोशाक में एक लड़की थी। उसके बाल हवा के साथ बहते हुए लगे और उसके राजसी चेहरे के साथ वह जैद से बनी हुई लग रही थी। ओलिविया लैम्बर्ट 17 और 18 साल की थी और उसकी हर चाल सुरुचिपूर्ण थी। वह हर मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी, तनु और निशा शॉ की तरह नहीं जो दोनों शर्मीली थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सन फेदर सिटी की सबसे सुंदर लड़की का दर्जा दिया गया है। यह मत भूलो कि ओलिविया लैम्बर्ट भी 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। कई प्रतिभाशाली युवा मंत्रमुग्ध थे। मौजूद लोगों में से केवल तनु ही उसकी तुलना में हो सकती थी। लेकिन तनु छोटी थी, केवल 14 से 15 साल की, और उसकी शुद्धता बहुत स्वाभाविक लग रही थी। इसलिए वह ओलिविया लैम्बर्ट जितनी आकर्षक नहीं थी। भीड़ के ध्यान के तहत ओलिविया लैम्बर्ट ने लैम्बर्ट परिवार के मंडप के अंदर कदम रखा। आज मुझे इस साल के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने का सम्मान मिला है, जहां 1000 के दायरे में सभी प्रतिभाशाली युवाओं को आमंत्रित किया जाता है। ओलिविया लैम्बर्ट की आवाज़ एक कोमल क्रीक की तरह बह रही थी, जो और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी। वह वाकई सुंदर थी। नकुल खुद को ओलिविया लैम्बर्ट को कुछ और बार देखने से नहीं रोक पाया और उसकी बगल में तनु ने हंस दिया। लैम्बर्ट परिवार के मंडप के अंदर एक सफ़ेद पोशाक वाला युवक भी था जो 5वीं रैंक के चरम पर पहुंच गया था। उस व्यक्ति को राजू लैम्बर्ट कहा जाता है और वह भी 4 महान प्रतिभाओं में से एक है। निशा शॉ ने उसे पेश किया। इसका मतलब है कि 4 महान प्रतिभाओं में से 2 लैम्बर्ट परिवार से हैं। नकुल थोड़ा हैरान था। हाँ, सन फेदर सिटी में लैम्बर्ट परिवार की शक्ति मजबूत है और वे हमारे शॉ परिवार के दुश्मन हैं, इसलिए हमारी आमतौर पर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, आशु शॉ ने जोड़ा। इस समय सन फेदर सिटी के 4 महान प्रतिभा खड़े हो गए, नीरज शॉ, सिद्धार्थ ग्रिफिन, ओलिविया लैम्बर्ट और राजू लैम्बर्ट।